हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी चर्चा का जो विषय जो है इसे ग्लोब को लेकर के रहेगा। ग्लोब भूगोल को लेकर के रहेगा। आज हम लोग जानेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल में आपके सामने जो चित्र एक बना हुआ है ये हमारी पृथ्वी का बना हुआ है। तो आज हम पहले नंबर ये जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब ग्लोब जो कि एक पृथ्वी का छोटा सा नमूना होता है, जैसा कि आप ये लोग देख सकते हैं कि ऑफिसों में ये रखा हुआ होता है। इसमें ये जो सामने रखा हुआ है इसे ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। ये पृथ्वी का सामने छोटा सा नमूना रखा हुआ है, इसे हम लोग पृथ्वी को छोटे से भागों में देख सकते हैं, इसे ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब की पहले परिभाषा को हम लोग अगर जानते हैं तो पृथ्वी के छोटे से नमूने को ग्लोब कहते हैं, जिसमें देश को देख सकते हैं, नदियों को देख सकते हैं, पर्वतों को देख सकते हैं, पहाड़ों को देख सकते हैं, आदि चीजों को देखा जा सकता है। इसी तरीके से हम लोग ने ये जाना कि ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब के बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानते हैं, इनकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो ग्लोब की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के छोटे से नमूने को, पृथ्वी का ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का छोटा नमूना होता है। छोटा नमूना होता है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना होता है, जिसमें हम लोग नदियां, पर्वत, पहाड़ आदि चीजें देख सकते हैं। जिसमें महासागर को भी देखा जा सकता है, नदियों को, पर्वतों को, पहाड़ों को, पठारों तथा पहाड़ों को दर्शाया जाता है। पहाड़ों को दर्शाया जाता है। इस तरीके से ये ग्लोब की एक तरीके से परिभाषा हो गई। अब हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी के छोटे से नमूने को ये ग्लोब के बारे में दर्शाया गया। तो ग्लोब एक आपके सामने जो चित्र बना है, ग्लोब को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक इसको कहते हैं, बीच से हम इसको बांटते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, जो बीच की जो रेखा खींची होती है इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा जो भूमि को दो भागों में बांटती है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसे हम लोग 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, इसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा। इस तरीके से खिंची होती है। और भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा होती है, इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा को हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में होती है। इसके उत्तर का भाग जो होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसके नीचे का जो भाग होता है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ की है ये। अब यहाँ पर एक होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नीचे वाली रेखा इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ये हमारी होती है 23.5 डिग्री साउथ में। इसके ऊपर वाला भाग जो नॉर्थ का कहा जाता है, ये नॉर्थ हो गया, तो ये वाला हमारा भाग हो जाता है साउथ, उत्तर। ये वाला हमारा भाग हो जाता है दक्षिण। इसके ऊपर भी एक रेखा होती है, इसे कहते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा ये जो रेखा हमारे होती है 66.5 डिग्री होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पर भी एक रेखा होती है, इसे हम लोग कहते हैं 66.5 डिग्री, ये आर्कटिक रेखा होती है। और यहाँ पर एक रेखा जो नीचे वाली रेखा होगी उसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। इसका नाम है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, अंटार्कटिका नहीं, ये होती अंटार्कटिक रेखा। ये जो होती है हमारी 66.5 डिग्री, ये होती है साउथ में होती है। तो इस तरीके से हमने जाना ग्लोब के बारे में। जो बीच में रेखा होती है उसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा के नीचे जो वाली ये एक रेखा ये खींची हुई है इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाली जो रेखा होती है वो हमारी कर्क रेखा होती है। इसके ऊपर वाली जो रेखा होती है वो आर्कटिक रेखा होती है। और मकर रेखा के नीचे वाली रेखा कौन सी होती है? ये होती है अंटार्कटिक रेखा होती है।
और सबसे ऊपरी वाले बिंदु को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और ये सबसे नीचे वाले बिंदु को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं। जैसे हम लोग इधर से जो रेखा इधर की ओर खींची हुई है, जो रेखा ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, वो रेखा हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग अब परिभाषा इसके बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा जो रेखा ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूरब हमारा ग्लोब में इधर होता है, पश्चिम हमारा इधर होता है, या पश्चिम से पूरब की ओर खींच लीजिए चाहे पूरब से पश्चिम की ओर खींच लीजिए। जो रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, की ओर खींची जाती है, खींची जाती है, वो हमारी कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोग ने जाना अक्षांश रेखा के बारे में, परिभाषा उसके बारे में जानिए। अब हम लोग ये जानेंगे ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं, पहले नंबर एक हम लोग गोला अपना बना लेते हैं, उसके माध्यम से जान सकते हैं कि अक्षांश रेखा कितनी होती है। इस तरीके से ये हमारा ग्लोब बन गया, ग्लोब ये गोल, और ग्लोब में सबसे बीच में हमारी रेखा कौन सी होती है? इसे कहते हैं हम लोग मकर रेखा, सॉरी कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर तक हम चलेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ तक पूरा जितने तक हम आएंगे यहाँ पर हो जाएंगी 90 डिग्री। तो 1 डिग्री से लगा करके ऊपर 90 डिग्री तक हो जाएंगी हमारी ये 90 रेखाएं। कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 90 रेखाएं। और यहाँ पर हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इस डिग्री तक आएंगे हम लोग 90 डिग्री तक। तो 90 रेखाएं यदि हमारी ऊपर जाएंगी तो 90 रेखाएं हमारी नीचे भी जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी, ये 90 रेखाएं हमारी नीचे भी है। 90 रेखाएं, इसे कहते हैं 90 लाइन्स। और 90 रेखाएं ये और 90 रेखाएं ये, और एक वाली हमारी इस रेखा को मिला लेने पर कितनी हमारी हो जाएंगी? 90 + 90 + 1, कितनी टोटल हमारी हो जाएंगी? 181 रेखाएं। तो इस तरीके से ग्लोब पर जो है हमारी अक्षांश रेखाएं जो हैं, कितनी रेखाएं होती हैं? 181 रेखाएं होती हैं। क्योंकि ये सभी रेखाएं जो होती है काल्पनिक होती हैं, ये रेखा हमारी पृथ्वी पर बनी नहीं हुई है। इन रेखाओं को हम लोगों ने अपने माध्यम से दर्शाया है ताकि हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में जान सकें और उन स्थानों के बारे में जान सकें जिनके लिए ये रेखाएं आखिर खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? 90 रेखाएं ऊपर की, और भूमध्य रेखा की एक और ये वाली रेखा जो हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि हमारी टोटल कितनी रेखाएं हो गई? अक्षांश रेखाएं पूरी हमारी हो गई 181। अब हम लोग जानेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, जो रेखाएं ग्लोब पर, जो रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, दक्षिण की ओर खींची जाती है, जाती है। ये सभी रेखाएं हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं वो हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती है।
ग्लोब पर देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? पहले नंबर एक ग्लोब के माध्यम से जानते हैं। ये हमारा हो गया एक तरीके से पृथ्वी का नमूना, जिसे हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं जो खींची जाती हैं, जैसे यहां से लगाकर सबसे बीच में जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। तो यहाँ से जो रेखा एक यहाँ तक ऐसे खींची गई, एक रेखा हमारी इस तरीके से खींची गई, तो इस तरीके से हमारी जो है रेखाएं, पूरा हमारा जो गोला होता है, वृत्त होता है, वो हमारा 360 डिग्री का होता है। तो देशांतर रेखाएं यदि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएंगी तो कितनी टोटल हो जाएंगी रेखाएं? ये हमारी हो जाएंगी 360 रेखाएं, ये भी हो जाएंगी। टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? ये हमारी हो जाएंगी 360 डिग्री। यदि होता है तो हमारी रेखाएं भी कितनी होंगी? यदि एक एक डिग्री पर रेखा खींची जाएगी 360, तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी हमारी? 360 डिग्री की। 360 डिग्री जितने डिग्री है उतनी ही हमारी ये रेखाएं हो जाएंगी। अब हम लोग ये जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं जो है, एक यहाँ पर हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा 20 का पॉइंट, एक ये 20 का पॉइंट। ये रेखा जो है देशांतर रेखा बिल्कुल 20 की होती है, 0 डिग्री कही जाती है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, या हम लोग इसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, इसे हम लोग 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेखा जो गुजरती है, ये देशांतर रेखा है। इंग्लैंड है, एक ब्रिटेन का एक शहर है जिसे कहते हैं इंग्लैंड। ये जो ब्रिटेन के शहर से, ब्रिटेन का जो शहर है, ब्रिटेन का शहर इंग्लैंड से होकर के गुजरती है। कहां से होकर के गुजरती है? इंग्लैंड से होकर के गुजरती, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। अब हम लोग ये जानेंगे जो 0 डिग्री का इधर इधर की जो हमारी ये गोलार्ध कहा जाता है, ये हमारा कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध देशांतर वाला, और ये वाला हमारा कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। ये जो हमारा गोलार्ध कहा जाता है, ये पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला जो हमारा गोलार्ध कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं हम लोग। अब हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर जितनी भी 24 रेखाएं होती हैं, उनका ये समय का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। जैसे जैसे देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ग्लोब पर हमारी होती हैं 360। कितनी होती हैं? 360। अब हमें ये पता है, एक देशांतर रेखा से 2 डिग्री जाने तक देशांतर रेखा में हमें लगता है 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने में, 2 डिग्री तक पहुंचने में लगता है 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगता है। अब 2 डिग्री से यदि हम 3 डिग्री तक जाएंगे तो इसमें भी कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का इसमें भी समय लगेगा। और 3 डिग्री से यदि हम 4 डिग्री तक जाएंगे तो उसमें भी कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का ही समय लगता है। इस तरीके से हमने जाना 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री तक जाने में फिर भी 4 मिनट का, 3 से 4 डिग्री तक ये भी लगता है 4 मिनट का ही समय लगता है। तो इस तरीके से 1 डिग्री से यदि हम लोग 15 डिग्री तक चलेंगे तो कितने समय लगेगा? अगर 15 की 4 से गुणा कर दी जाए कितना हो जाएगा? 60 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 60 मिनट का हमारा ये समय लगेगा। 60 मिनट कहिए, चाहे इसे हम लोग 1 घंटा भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 1 घंटा। इसी 15 से हम पूरे इस 360 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, पूरे गोले को डिवाइड कर देंगे। जैसे 15 से हम डिवाइड करेंगे, 15 से 360 को यदि हम डिवाइड करते हैं, 15 दूनी 30, बचेगे 6, ये हो जाएगा 15 चक्कू 60। तो हमारा जो उत्तर निकल के इसमें आता है, और एक दिन में ये हमारे 24 घंटे इस तरीके से कहे जाते हैं कि 24 घंटे हमारे कैसे होते हैं।
जब 1 डिग्री से 15 डिग्री तक जाएंगे तो हमारा 60 मिनट आएगा। 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा कहते हैं। तो 15 से हम लोग कहेंगे, अगर 360 को भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 24, इसी को कहते हैं 24 घंटे। तो इस तरीके से ये हम लोग जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे का ये कारण जो है हमारी देशांतर रेखाएं, इन्हीं देशांतर रेखाओं के आधार पर ये कहा गया है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में घंटे बराबर, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, एक दिन में हमारे घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे ग्रिड के बारे में। आखिर ग्रिड क्या होती है? ग्रिड, ग्रिड इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्रिड, GRID, ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? जब हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसे ये हमारी हो गई अक्षांश, ये हमारा हो गया एक ग्लोब। ग्लोब को यदि हमने इस तरीके से, ये हमारी अक्षांश रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, और ये हमारी रेखाएं जो है देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो जो एक प्रणाली बनती है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पर काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं। उसे ही हम लोग ग्रिड कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ग्रिड से ग्रिड कहते हैं। ग्रिड का उपयोग क्या होता है? ग्रिड का उपयोग ये होता है कि किसी स्थान की हमें जानकारी मिल जाती है कि वो स्थान कहाँ पर है। जैसे भूमध्य रेखा, जैसे ये हमारी हो गई पूरी पृथ्वी, पृथ्वी का जो नमूना होता है वो हमारा ग्लोब कहा जाता है। जो अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास हैं, वो रेखा जो है हमारा हॉटेस्ट जोन कहलाता है, मतलब गर्म जोन ये कहते हैं भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे, विषुवत रेखा, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ती रहती है। विषुवत रेखा, वर्ष भर सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ती रहती है, और जितनी ज्यादा यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी उतनी ज्यादा वहां पर बरसात होगी। जितनी ज्यादा बरसात होगी उतना ही वो स्थान जो है बरसात वाला होगा। बरसात वाले स्थान पर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी, इसीलिए स्थान जो है विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा का मतलब होता है यहाँ पर जो स्थान जो है गर्म इलाका है। जैसे ही इसके ऊपर वाली इस रेखा पर हम लोग चलते हैं, इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर जो है यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों मौसम फिलहाल रहते हैं, ठंडा और गर्म दोनों रहते हैं। इसे कहते हैं, यहां से यहां तक जो जोन होता है, इसे यहां से जो पूरा जोन होता है इसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधी। क्या कहते हैं? उष्ण। उष्ण का मतलब होता है यहाँ पर जो स्थान जो है गर्म इलाका है, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधी। उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉटेस्ट जोन, HOTTEST, हॉटेस्ट जोन। इसे हम लोग कहते हैं हॉटेस्ट जोन। ये इलाका जो है पूरे वर्ष भर जो हॉटेस्ट रहता है, गर्म रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधी। उष्ण कटिबंध के ऊपर वाला जो ये वाला जो इलाका होता है, ये वाला उष्ण समशीतोष्ण इसे कहा जाता है। और जो ये वाला जो इलाका होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपोष्ण। ये उष्ण भी होता है और ये हमारा जो होता है शीत भी होता है, दोनों तरीके का ये होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं शीतोष्ण। शीत और उष्ण को मिला देने पर ये जो बन जाता है शीतोष्ण बन जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ पर भी हमारा कौन सा होगा? शीतोष्ण कटिबंध होगा। जितना हमारा ये ऊपर वाला भाग जैसा, उसके नीचे वाला भी भाग हमारा इसी तरीके से शीतोष्ण कटिबंध हमारा ये। और सबसे जो नीचे वाला जो होता है ये बिल्कुल ठंडा इलाका होता है, इसे हम लोग कहते हैं
इसे हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। शीत का मतलब है यहाँ पर पूरे वर्ष भर जो है बरसात रहती है, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और यहाँ पर भी ये इलाका जो हमारा होता है वो भी हमारा होता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ये जो इलाका है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा होता है दक्षिणी गोलार्ध। ये इलाके वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, इतना ये ठंडा इलाका होता है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि 6 महीने की रात और 6 महीने का यहाँ पर दिन होता है। अगर यदि सूर्य हमारा उत्तरायण है, उत्तरायण का मतलब होता है ये हमारा विषुवत रेखा के ऊपर है, तो इसका मतलब है ये हमारा 6 महीने का दिन हो जाएगा और यहाँ पर हमारी 6 महीने की रात हो जाएगी। यदि हमारा सूर्य दक्षिणायन होगा, दक्षिणायन का मतलब होता है हमारा विषुवत रेखा के नीचे यदि होगा तो 6 महीने का दिन यहाँ होगा और 6 महीने की रातें यहाँ पर होंगी। तो इस तरीके से आज हमें ये जाना ग्लोब के बारे में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।